नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम आपको बताएंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बेहद ही आसान तरीके। क्या एफडी से बेहतर है एसआईपी करना, और कौन से आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। आज के शो में ऐसे ही सवालों के जवाब होंगे। सवाल होंगे आपके और जवाब होंगे एक्सपर्ट के। और हमारे साथ आज है जाने माने इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। बलवंत जी, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। कैसे हैं आप? बढ़िया, धन्यवाद स्वाति जी। बलवंत जी, हमारे पास बहुत सवाल दर्शकों के आज आए हैं म्यूचुअल फंड्स को लेकर, उनकी पोर्टफोलियो प्लानिंग, क्या उन्होंने जो अभी पोर्टफोलियो अपना सेट किया है इतने टाइम से, जो उन्होंने रखा है, जो उन्होंने गोल सेट किया है, उनका निवेश है, क्या वो सही है? इसलिए वो आपकी राय जानना चाह रहे हैं। और ऐसा ही सवाल सबसे पहले हम बेंगलुरु से विपिन जी का लेते हैं। विपिन जी ने अपने बारे में बताया है कि ये 32 साल के हैं, एनुअल इनकम इनकी 35 लाख रुपए है। अब इन्होंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया है 20 साल में 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा करने का। अब एक गोल तो सेट कर लिया, लेकिन ये इक्विटी मार्केट में फ्रेश हैं, ये फ्रेश इन्वेस्टर हैं, इसलिए वो जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार वो अपने इस गोल को कैसे पूरा करना चाहते हैं। क्या इनकी उम्र के लिहाज से और जो उन्होंने अपने लिए गोल सेट किया है, इनके लिए लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप स्कीम में जाना, इस कैटेगरी में जाना बेहतर साबित होगा? और इनफैक्ट इन्होंने अपने लिए राशि भी तय की है कि जितना ये मंथली बेसिस में ऐसे फंड्स में डाल सकते हैं, जो कि है 30,000 से 50,000 रुपए। अब इनकी एनुअल इनकम को देखकर और गोल और इनकी निवेश राशि को देखकर क्या आप इनको सलाह देंगे कि एज अ फ्रेश इन्वेस्टर इन्हें आगे कैसे बढ़ना चाहिए? देखिए स्वाति, ऐसा है कि इनको विपिन जी को जो पैसा इकट्ठा करना है 20 साल में 10 करोड़ रुपया, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो एडवाइस करता नहीं हूँ। तो ये जो उनका टारगेट है वो अचीव करने के लिए मैं मानता हूँ कि 15% का जो एवरेज रिटर्न है वो देगा उतने 20 साल में। तो उनको करीब करीब 66,000 रुपये SIP के जरिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर अगर अपन ज़्यादा कंजर्वेटिव असेसमेंट ले कि भाई हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कम हो रही है और कंसिक्वेंटली इक्विटी पे भी रिटर्न्स कम हो जाएगा, और अगर 12% का अगर अपन रिटर्न एक्सपेक्ट करें फ्यूचर में, तो उनको महीने का 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उन्होंने, जैसे आपने मेरे को भेजी है लिस्ट, उन्होंने 9 फंड आइडेंटिफाई किए हैं। तो इतने सारे फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 या 5 जो फंड है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं उनके लिए 4 फंड सजेस्ट करता हूँ। सब वो जो राशि है वो बराबर हिस्से में बांट सकते हैं। सबसे पहले बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी है, दूसरा ICICI का फोकस ब्लू चिप है, तीसरा ICICI का वैल्यू डिस्कवरी फंड है, और चौथा जो मेरे एसेट का एमर्जिंग ब्लू चिप कंपनी फंड है, उसमें वो बराबर पैसा डाल सकते हैं। परंतु चूंकि इनकम इनकी 35 लाख और ये चाहते हैं कि 30-35 हज़ार ही इन्वेस्ट करें, तो इतना कम इन्वेस्टमेंट में इनका जो गोल है वो अचीव नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से उनको कम से कम लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर रिटर्न कम हो गया तो 12% का भी एवरेज रिटर्न आ गया, तो उनका जो गोल है 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का, वो उतने 20 साल में कर पाएंगे। जी, इनफैक्ट इनके सवाल से ही मैं एक सवाल यहाँ पर बलवंत जी आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि एज फ्रेश इन्वेस्टर्स कोई ये कहता है कि मुझे 30 से 50,000 रुपए किसी म्यूचुअल फंड में लगाने हैं। वो उन्होंने अपने लिए एक निवेश की राशि तो सेट कर ली, लेकिन ये डिसाइड नहीं किया कि आखिरकार उन्हें ये पैसा चाहिए किस लिए। अगर 10 साल में उन्होंने 20 साल में 10 करोड़ रुपए भी चाहिए, तो आखिरकार किस गोल के तहत चाहिए, ये डिटर्मिन करना और उसके जरिए ही रणनीति सेट करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एक फ्रेश इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि गोल रहित अगर रणनीति बनाए, वो तो ज्यादा बेनिफिशियल लॉन्गर टर्म के लिए नहीं रहेगी। एकदम सही प्रश्न उठाया स्वाति आपने। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि बिना डेस्टिनेशन के आप चल पड़े हैं, आपको मालूम भी नहीं आपको कहाँ पहुँचना है, तो आपके दिमाग में गोल तो होना ही चाहिए। तो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आइटम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आप एक बकेट बना दीजिए। जैसे ये मेरा रिटायरमेंट के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दूसरा जो अगर आप बच्चों की शादी के लिए या एजुकेशन के लिए
इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक अलग बकेट बनाए। आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिससे आपको एक सीरियसनेस आ जाती है। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एसआईपी बंद कर दूं, तो आपको तुरंत आपके बच्चे की शादी या एजुकेशन दिखेगा, या आपको आपका जो रिटायरमेंट है वो जियोपार्डाइज होता हुआ दिखेगा। तो ये गोल के बिना तो इन्वेस्टमेंट शुरू करना मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखता है। ये मतलब बिना डेस्टिनेशन के घर से निकल चलने जैसा हिसाब है। तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपका गोल कितना है, गोल के लिए कितनी राशि चाहिएगी, आपको फ्यूचर में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और इसके हिसाब से आपको फाइनेंशियल एडवाइजर वो एडवाइस भी दे देंगे कि आपको हर महीने कितना पैसा इन्वेस्ट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में करना पड़ेगा। जी, विपिन जी को तो सलाह मिल चुकी है कि आपको कौन कौन से फंड्स में निवेश करना चाहिए, लेकिन उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए जो कि अब म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाने जा रहे हैं, गोल के बगैर कोई रणनीति सेट मत कीजिए। कोई भी गोल हो आपका, शायद शादी का हो, बच्चों की शादी का हो या उनकी पढ़ाई का हो, कोई गोल सेट करके ही अपनी रणनीति बनाएं, वो आपकी प्लानिंग के लिए काफी बेटर होगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से यशवंत जी ने हमें सवाल भेजा है। ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 44 साल इनकी उम्र है और एनुअल इनकम इनकी 5 लाख रुपए की है। अब इन्होंने जो अपने लिए टारगेट सेट किया है वो है 2 साल में 15 लाख रुपए इन्हें इकट्ठा करने हैं, 5 साल में 40 से 50 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं। और अगेन जैसा कि हमने पहले सवाल में देखा बलवंत जी, इन्होंने भी अपने लिए कोई गोल सेट नहीं किया कि आखिरकार इन्हें इकट्ठा करने क्यों है ये। बहरहाल आगे बढ़े तो कुछ इन्होंने LIC पॉलिसीज ले रखी है, जीवन मित्र और जीवन साथी की 1 लाख कवर की पॉलिसीज है, जो कि शायद अब है भी नहीं मान्य। पोर्टफोलियो इनका कैसा है? पोर्टफोलियो में ज्यादा तो LIC की पॉलिसी ही इनकी नजर आ रही है, और अगर कुछ बदलाव करना चाहें तो कैसे आगे बढ़ें, और कौन से फंड्स हैं जिनमें आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इन्होंने तो सिर्फ LIC का जिक्र किया है यहाँ पर बलवंत जी, और जो इन्होंने टाइम सेट किया है उसमें भी गोल निर्धारित नहीं किया है। तो ऐसे पोर्टफोलियो में आप कैसे इन्हें आगे बढ़ने की सलाह देंगे? देखिए स्वाति, सबसे पहले तो मैं उनका जो इंश्योरेंस पोर्टफोलियो है उस पर आना चाहूँगा। इनकी जैसे इनकम 5 लाख रुपया है, तो जो एज ए थंब रूल हर एक व्यक्ति का कम से कम अपनी इनकम है उसका 10 गुना लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। इनकी जो पॉलिसी है उसको देख के लगता है कि 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। तो मेरा सुझाव है कि उनको कोई भी ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो खरीद लेना चाहिए, और एक बार वो अगर इंश्योरेंस उनके हाथ में आ जाता है तो उनको जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, क्योंकि ये दोनों ट्रेडिशनल पॉलिसी है, उसमें जो रिटर्न है 5-6% से ज़्यादा आता नहीं है। तो एक बार अगर आपके हाथ में ऑनलाइन टर्म प्लान जो खरीदा है वो पॉलिसी आ जाती है, तो आप उसको उन दोनों को सरेंडर कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और जहाँ तक जो टारगेट 2 साल में 15 लाख और 5 साल में 40 लाख इकट्ठा करने का है, तो 2 साल में उनको जो इकट्ठा करना है तो उनको 57,000 रुपया महीने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और 40 लाख इन्वेस्ट करना उसके लिए उनको महीने का 48,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी उनकी इनकम ही महीने की 30-40 हज़ार रुपया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों में से कोई एक गोल भी अचीव कर सकते हैं। तो उनको जो अपना गोल सेट किया है उसके लिए थोड़ा यथार्थवादी होना पड़ेगा, रियलिस्टिक होना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली उनको गोल सेट करना चाहिए। जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं जैसे पिछले प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूँ कि वो जो 4 फंड मैंने बताए हैं, ये भी चाहे तो जितना आप हर महीने जितना सेव कर सकते हैं उतनी इक्वल अमाउंट उन 4 फंड में उतना ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बलवंत जी, जैसा हमने यशवंत जी के केस में देखा है, इंश्योरेंस इन्होंने लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक पोर्टफोलियो की शुरुआत अगर आप अच्छे इंश्योरेंस प्लान से करें वो बेटर होता है, लेकिन कई लोग अपना जो पोर्टफोलियो होता है वो इंश्योरेंस हैवी रख लेते हैं। हाँ, ऐसे इंश्योरेंस प्लान्स लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे जो निवेशक है उनको आप क्या सलाह देंगे कि आखिरकार इंश्योरेंस तो रखे लेकिन इतना ज्यादा भी ना रख ले कि इंश्योरेंस है भी आपका पोर्टफोलियो पूरा हो जाए, और आपका जो बाकी निवेश है वो अच्छा म्यूचुअल फंड्स, SIPs वगैरह में बढ़ाएंगे आगे तो बेटर रहेगा? देखिए स्वाति, ऐसा है कि इंश्योरेंस की नीड के लिए मेरा सुझाव है कि आपको प्योर रिस्क प्रोडक्ट ही खरीदना चाहिए, और उसमें टर्म प्लान है। अगर आपके यहाँ ऑनलाइन टर्म प्लान है तो ऑनलाइन टर्म प्लान खरीदना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए या टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। उस स्थिति में ऐसा होता है कि न तो आपको इंश्योरेंस मिल पाता है एडिक्वेट, और ना आपका इन्वेस्टमेंट पे बराबर रिटर्न आता है। तो आपका जो, जैसे मैंने बताया, आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 10 से 12 गुना आपका एज ए थंब रूल आपका
इंश्योरेंस जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई होम लोन की लाइबिलिटी है और कोई भी लोन की लाइबिलिटी है तो उसको आप इंश्योरेंस के जरिए सेपरेटली कवर कर दीजिए और इससे और खरीदिए आप टर्म प्लान ही। इसके अलावा कोई भी मैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको बाय करने का सजेशन नहीं दूंगा। और उसके बाद में जो आपका पैसा जो बच जाता है वो आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो फंड है पैसा है आप अपना PPF में भी डाल सकते हैं, जिससे आपका जो बैलेंसिंग है डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है। थोड़ा आपका इक्विटी में भी इन्वेस्ट हो गया, थोड़ा आपका डेट में भी इन्वेस्टमेंट हो गया। जी वाकई, तो ये सलाह जो यशवंत जी को दी गई है इंश्योरेंस के मामले में हमेशा अगर सोचे तो डेफिनेटली अच्छी सोच है, लेकिन टर्म प्लान ऑनलाइन अगर खरीदे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और बाकी का जो अमाउंट है जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने गोल के हिसाब से, उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाएं। ऐसा ही एक जो फाइनेंस एक्सपर्ट आपको यही सलाह देंगे जैसा कि बलवंत जी ने बताया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र बीट से शिवाजी बारगे जी का सवाल लेते हैं। इन्होंने कहा है कि ये 46 साल के हैं और इन हैंड सैलरी इनको मिलती है 28,597 रुपए प्रति माह। अब इसके बारे में हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेंस इनकी 20,000 रुपए प्रति महीना है। इन्होंने एक काम अच्छा किया है कि इन्होंने अपने लिए गोल सेट किया है कि 2027 में इन्हें रिटायरमेंट पर एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा करना है, तो गोल इन्होंने अच्छा सेट किया है। तो कैसे इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ाएं? इनके कुछ लोन भी चल रहे हैं। RD में 500, CPF में 4,858 रुपए निवेश है इनका। लोन की EMI भी चल रही है 4,205 रुपए की और अगले महीने दूसरा लोन भी शुरू होगा। कुछ फंड्स में जो इनका एक मुश्त निवेश है जैसे SBI बैलेंस फंड में 12 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का। अब बलवंत जी इन्होंने अपना 2027 में रिटायरमेंट तो प्लान कर लिया है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने अब अपना पोर्टफोलियो सेट किया है और कुछ ऑलरेडी SBI बैलेंस्ड, ब्लू चिप, ग्लोबल, मिड कैप में लगभग 10,000 रुपए तक का इनका निवेश है, आपको लगता है कि इनके रिटायरमेंट के हिसाब से और करंट अगर हम महंगाई को देखें कि लक्ष्य हासिल कर सकते हैं? देखिए स्वाति, ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ कि उनका जो लोन वगैरह जो है PF वगैरह से लोन लिया है वो अपनी एग्जिस्टिंग सैलरी से पेमेंट कर सकते हैं। बेसिकली इनको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है और इनको पता लगाना है कि ये जो कितना कॉर्पस होना चाहिए और इनका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पैटर्न है इससे उतना कॉर्पस हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब ये चूँकि ये 11 साल बाद रिटायर होने की सोच रहे हैं, अभी उनके महीने के खर्चे 20,000 है, तो वो 20,000 नहीं रहने वाले, वो बढ़ने वाले हैं। तो साल का जैसे 2,40,000 हो गया, 6% का भी अगर इन्फ्लेशन गिने तो 11 साल बाद में सालाना खर्चा 4,56,000 रुपया हो जाएगा। और वो फिर मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट कंप्यूट किया, एवरेज आजकल सबकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, तो मैं 80 साल का उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ध्यान में रखा है। तो 58 साल और 80 साल के बीच में वो रिटायर होने के बाद में 22 साल और अपने आप को उनको सपोर्ट करना है। तो उस समय उनको कितना कॉर्पस होना चाहिए, तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से उनको 42 लाख, 42.5 लाख के हिसाब से कॉर्पस अगर इकट्ठा हो जावे और वो इन्वेस्ट करे जिस पे उनको 15% का रिटर्न आ जाएगा, तो ये जो महीने का जो उनका खर्चा है वो भी निकल जाएगा और 80 साल की उम्र तक उनका आराम से काम निकल जाएगा। जहाँ तक उन्होंने जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट किया है और जो एग्जिस्टिंग सेफ है उससे उनको इससे कहीं ज़्यादा 1 करोड़ रुपए के आसपास है वो फंड, जो कॉर्पस है वो 11 साल बाद में इकट्ठा हो जाएगा। तो इनको रिटायरमेंट के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर उनका जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है उसके ऊपर मेरा एक सजेशन है कि उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सब उन्होंने SBI म्यूचुअल फंड में किया जी। क्या रहेगा कि जैसे मैंने जो 4 फंड बताए हैं, एक ये SBI का जो इक्विटी फंड है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो रहने दे। बाकी इन्वेस्टमेंट अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो 1 साल पूरा होने का इंतजार करे और उसके बाद जो मैंने 4 फंड बताए हैं उसमें वो अपना पैसा है वो जो शिफ्ट कर दे और जो SIP है वो भी शिफ्ट कर दे, जिससे जो फंड हाउस की या जो फंड मैनेजर की जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाती है। एब्सोल्युटली जी। शिवाजी, आपने जो अभी पोर्टफोलियो अपने हमें अपना बताया है, थोड़ा बहुत बदलाव करने की जरूरत है। बलवंत जी जैसा आपको बता रहे हैं, अपने जरूरत के हिसाब से, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से जो आपने गोल अपना सेट किया है, कुछ बदलाव करके आप अपने गोल पर जरूर पहुंच सकते हैं।